नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वे किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। पीएम मोदी ने वक्फ कानून में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और भूमाफियाओं की लूट बंद होगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ, जिससे गरीब मुसलमानों को नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वक्फ संपत्तियों को भूमाफियाओं से मुक्त कराएगी और गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस के झूठे वादों से सावधान रहें और उनकी सरकार के विकास कार्यों का समर्थन करें। उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर सरकार और वक्फ बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 90% वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे के तहत हैं, जिनमें से 2000 से अधिक कांग्रेस नेताओं पर कब्जे के आरोप लगे हैं। हाल ही में लागू हुए वक्फ संशोधन कानून के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक्शन मोड में आते हुए इन संपत्तियों को मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भेजने की योजना बनाई है, जिससे जल्द ही कई संपत्तियों को खाली कराया जा सकता है। वक्फ कानून अब उन सभी अवैध कब्जाधारियों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है, जिन्होंने अरसों से वक्फ के नाम पर जमीन को कौड़ियों के भाव पर उठा रखा है। अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सरकार ने 2000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की है, जिनका वक्फ की जमीन पर कब्जा है। लिस्ट में हैरान करने वाली बात है कि इसमें कांग्रेस नेताओं के नाम भी शामिल हैं। 15,008 वक्फ संपत्तियां हमारे यहाँ विधिवत रजिस्टर्ड हैं और 15,008 वक्फ संपत्तियों पर 90% से अधिक संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। और अब जब नया कानून बन गया है तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कमर कसी है ऐसे तमाम लोगों पर एक्शन लेने की। हमने अभी 2000 लोगों से ज्यादा को चिन्हित किया है और उन 2000 लोगों को हम नोटिस दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी संपत्ति को खाली कीजिए, और खाली नहीं करते आप वैधानिक किराएदार बन जाइए। वक्फ के नाम पर हुई धांधली का जीता जागता सबूत भी भोपाल में 2005 में शाहिद आलिम को वक्फ बोर्ड के पीछे मौजूद यातीम खाने का प्रबंधन सौंपा गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसने यातीम खाने के सामने की जमीन को किराए पर एक निजी अस्पताल को दिया। बच्ची कुछ और जमीन पर एक बड़े बाजार का संचालन कर रहा है। ये देखिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, मुख्य द्वार आप ये देख रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के इसी कैंपस में वक्फ की ही जमीन पर अवैध कब्जा है। अब आप देखिए ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड का जो दफ्तर है, इसके बगल का ये जो पूरा इलाका है, ये 2005 में वक्फ बोर्ड ने यतीम खाने के लिए दिया था। पीछे मैदान है और यतीम खाना यहाँ पर संचालित होना था, लेकिन यहाँ जिन शख्स को ये जगह दी गई थी शाहिद अलीम, उन्होंने इस यतीम खाने की जगह
पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है जीवन रेखा हॉस्पिटल, उसको किराए पर यह जगह दे दी जहां पर कि यह हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। फिलहाल वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कई नेता अब इस विवाद पर बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ नोटिस जारी करने तक ही सीमित रह जाता है या फिर अपनी जमीन भी वापस ले पाता है या नहीं। महाराष्ट्र के भिवंडी में बागेश्वर धाम बालाजी का पहला मंदिर विधिवत रूप से स्थापित कर दिया गया। वैदिक मंत्रों के बीच भगवान गणेश, श्री सीताराम दरबार और भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस भव्य आयोजन में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं उपस्थित रहे और हजारों भक्त इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। इस मंदिर की स्थापना को लेकर खास चर्चा हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही दरबार में पर्ची लिखने को लेकर चुनौती दी गई थी। अब छतरपुर के बागेश्वर बालाजी महाराष्ट्र में भी विराजमान हो गए हैं, जिससे भक्तों में उत्साह है। मंदिर उद्घाटन के साथ हनुमान यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न किए गए। भक्तों ने इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा, जहां लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ने की उम्मीद है। राम पदारविंद युगले विन्यस्त भावं शुचिम गर्दन्तं रघुनाथ दिव्य यशसा संभूषितं कीर्तनैः श्रीमन्तं हनुमन्तमीड्य चरितं वात्सल्यवारान्निधिं वंदे मारुतनंदनम गुणनिधिम सीता प्रियम धीधरम। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीता महाराज की जय। आज सनातन मंदिर का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह सनातन मंदिर भारत की सनातन परंपरा का रक्षण करता रहेगा और हिंदुत्व की विजय जयंती के फहराने में मेरा पूर्ण सहयोग करता रहेगा। मैं अपने अनुज रुद्र प्रताप त्रिपाठी एवं अपने वात्सल्य भाजन शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। बहुत श्रम करके आया और मुझे अभी कथा में भी जाना है, तो मैं आप सबसे विदा भी ले रहा हूं। जय श्री राम। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नए मॉडल के तहत राज्य की 59 अनुसूचित जातियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ताकि आरक्षण का लाभ अधिक न्यायसंगत तरीके से वितरित किया जा सके। सरकार ने आरक्षण को इस प्रकार विभाजित किया है: समूह 1 सबसे पिछड़ी 15 जातियों को 1% आरक्षण, समूह 2 मध्यम रूप से लाभान्वित 18 जातियों को 9% आरक्षण, समूह 3 अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाली 26 जातियों को 5% आरक्षण। इस वर्गीकरण का आधार आर्थिक,
शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को बनाया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुरूप है, जिसमें एससी सेंट समुदायों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने 50 दिन का जातिगत सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है, जो 6 नवंबर 2024 से शुरू हुआ। भारत सरकार ने वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत अब कागज वाले आरसी की जगह स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे एटीएम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की तरह उपयोग किया जा सकेगा। इस नए सिस्टम में माइक्रोचिप युक्त स्मार्ट आरसी जारी की जाएगी, जिसमें वाहन मालिक और गाड़ी की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगी। इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर रोक लगेगी और वाहन मालिकों को आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का मानना है कि इस तकनीकी सुधार से भ्रष्टाचार और जालसाजी पर भी अंकुश लगेगा। इस स्मार्ट आरसी में वाहन स्वामी का नाम, रजिस्ट्रेशन तिथि, वैधता, चेसिस नंबर, इंजन नंबर जैसी सभी जानकारियां दर्ज होंगी। जल्द ही इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे वाहन मालिकों को डिजिटल और सुरक्षित Subscribe the Bahujan News and like this video.